औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ डॉक्टर गुलाम अहद विद डॉक्टर अहद एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं क्लास सेकंड ईयर की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें लेक्चर नंबर 3 पर बात करूंगा, जो है फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। डियर स्टूडेंट्स, ये याद रखें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जिसे हमने पहले कहा था कि द स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स या द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो याद रखें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन को एक बहुत ही बुनियादी हैसियत हासिल है। इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड की जितनी भी प्रॉपर्टीज हम एक्सप्लेन करते हैं, वही प्रॉपर्टी उसमें मौजूद है ड्यू टू कार्बन एटम, और वही चंद प्रॉपर्टीज आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जो कि ये याद रखें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो फीचर्स है और कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसमें नंबर 1 ये है कि पर्टिकुलर बिहेवियर ऑफ कार्बन या यूनिक बिहेवियर ऑफ कार्बन। डियर स्टूडेंट्स, ये बात याद रखें कि कार्बन में जो खसूसियात मौजूद है, जो फीचर्स मौजूद है, जो कैरेक्टरिस्टिक मौजूद है, वो कैरेक्टरिस्टिक दूसरे एलिमेंट से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ है, और उसी कैरेक्टरिस्टिक की बुनियाद पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज मौजूद है। अब आपको पता है कि कार्बन बिलोंग टू ग्रुप 4A इन पीरियोडिक टेबल। क्योंकि कार्बन असल में पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 4A से बिलोंग करते हैं, और अक्सर कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई कार्बन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि कार्बन की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद क्यों इतनी ज्यादा है। तो स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर है वो बिल्कुल मुख्तसर अंदाज में है, और आंसर क्या है? और ये है कि ड्यू टू कैटिनेशन। कैटिनेशन की वजह से कार्बन की जो यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो तादाद है वो बहुत ज्यादा है। अब कैटिनेशन क्या है? द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड कैटिनेशन। यानी किसी भी एलिमेंट की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी जिसमें एक एलिमेंट एक दूसरे के साथ लिंक कर जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, इस किस्म की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटिनेशन। अब ये बात याद रखें कि कैटिनेशन सिर्फ कार्बन के अंदर नहीं है, कि सिर्फ कार्बन के अंदर कैटिनेशन है और बाकी एलिमेंट्स के अंदर कैटिनेशन नहीं है। कार्बन के अलावा दूसरे एलिमेंट्स में भी कैटिनेशन पाया जाता है, जिस तरह सिलिकॉन, जिस तरह ऑक्सीजन को अगर हम लें। लेकिन कार्बन में जो कैटिनेशन मौजूद है, जो कैटिनेशन कार्बन में पाया जाता है, वो कैटिनेशन मैक्सिमम है एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल, कैटिनेशन का एक जनरल एग्जांपल में अगर ले लूं, फर्ज करें हमारे साथ है एलिमेंट्स ए। ये ए जो है ना, मेरे साथ एलिमेंट्स है। अब यहां पर क्या होता है, एक ए दूसरे ए के साथ लिंक कर जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, दूसरा ए तीसरे ए के साथ अटैच हो जाते हैं, और तीसरा ए चौथे ए के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। तो ये सेल्फ लिंकेज यानी कैटिनेशन की वजह से ये मुमकिन है। ड्यू टू कैटिनेशन स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। कैटिनेशन की वजह से स्ट्रेट चेन कंपाउंड बनते हैं असल में। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहां देखें, इसमें एक कार्बन दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, चौथा पांचवे के साथ, एटसेट्रा, ये सारे के सारे कार्बन एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं ड्यू टू कैटिनेशन। और यहां अगर आप देखें, फर्ज करें ये दो कार्बन एक दूसरे के साथ अटैच है, तो ये एक कंपाउंड बन गया। अगर इसके साथ तीसरा कार्बन अटैच हुआ तो ये तीसरा कंपाउंड बन गया। अगर चौथा कंपाउंड अटैच हुआ तो ये चौथा कंपाउंड बन गया। तो इस तरह डिफरेंट कंपाउंड जो है ना, वो तैयार होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैटिनेशन। नंबर सेकंड, कैटिनेशन की दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? वो है
कि कैटिनेशन की वजह से ब्रॉन्ज चेन हाइड्रोकार्बन बनते हैं, ब्रॉन्ज चेन कार्बन जो है या ब्रॉन्ज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। फर्ज करें ये स्ट्रेट चेन यहाँ, और इसी स्ट्रेट चेन को मैंने यहां पर एक कार्बन अटैच किया, एक कार्बन यहां पर अटैच किया, तो अगर एक ब्रॉन्ज अटैच हुआ, एक कार्बन स्ट्रेट चेन के साथ अटैच हुआ, तो ये एक किस्म का कंपाउंड बन गया। अगर दो ब्रॉन्चेस अटैच है तो ये दो एक और कंपाउंड बन गया असल में। तो कैटिनेशन की वजह से डिफरेंट ब्रॉन्च चेन कंपाउंड है ना वो भी बनते हैं। कैटिनेशन की जो तीसरी प्रॉपर्टी क्या है वो ये है कि ड्यू टू कैटिनेशन रिंग और साइक्लिक कंपाउंड्स आर फॉर्म। फॉर एग्जांपल ये रिंग फॉर्म है, इसमें तीन कार्बन एक दूसरे के साथ अटैच है, तो ये है साइक्लोप्रोपेन। कैटिनेशन की वजह से साइक्लोप्रोपेन बन गया। अगर आप ये ले 4 मेंबर रिंग, अगर हम ले तो इसमें 4 कार्बन एक दूसरे के साथ अटैच है, तो इसको हम कहते हैं साइक्लोब्यूटेन। इसके अलावा 5 मेंबर रिंग भी पॉसिबल है, 6 मेंबर रिंग भी पॉसिबल है, वगैरह वगैरह। तो ये कैटिनेशन की वजह से मुमकिन है। अब याद रखें कि कैटिनेशन डिपेंड करता है ऑन बॉन्ड एनर्जी बिटवीन टू एटम्स। जितनी बॉन्ड एनर्जी एटम्स के दरमियान ज्यादा होगी उतनी ही उसमें कैटिनेशन की प्रॉपर्टीज ज्यादा होगी। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जो प्रॉपर्टी नंबर 2 है वो है नॉन आयोनिक कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर नॉन आयोनिक कैरेक्टर मौजूद होते हैं। अब क्यों मौजूद हैं? अब हमको पता है कि कार्बन बिलोंग टू ग्रुप 4A, कार्बन पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 4A के साथ बिलोंग करता है। दूसरा ये है कि कार्बन खुद क्या है, ये एक नॉन मेटल है असल में। तीसरा क्या क्या है कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ये 2.5 है असल में। और नंबर 4, कार्बन के वैलेंस शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, वो 4 है। तो जब कार्बन के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉनों की तादाद 4 है, इसी वजह से कार्बन दूसरे एलिमेंट के साथ शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉनों की, और इसी शेयरिंग की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो नंबर 5वां जो पॉइंट है वो ये है कि कार्बन खुद नॉन मेटल है और ये दूसरे नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनाते हैं। तो जब नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनते हैं, इस किस्म के बॉन्ड को कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो कार्बन जितने भी बॉन्ड्स बनाते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो कोवेलेंट होते हैं इन नेचर। मसलन फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड बनाता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी, कार्बन नाइट्रोजन के साथ भी, इसके अलावा सल्फर के साथ भी बॉन्ड बनाता है, फास्फोरस के साथ भी और हेलोजन के साथ भी। तो कार्बन की ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी असल में इसी लिहाज से मुख्तलिफ है कि कार्बन दूसरे नॉन मेटल के साथ मिलकर बॉन्ड बनाते हैं, और वही बॉन्ड क्या है, वो बॉन्ड असल में कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, ये नॉन आयोनिक है असल में। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक प्रॉपर्टी है कि ये नॉन आयोनिक कैरेक्टर रखते हैं एज कंपेयर टू इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये रहा प्रॉपर्टी नंबर 3। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 की जानिब, जो कि है सिमिलरिटी इन बिहेवियर। सिमिलरिटी इन बिहेवियर का मतलब ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के दरमियान बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप मौजूद होता है, और वो क्लोज रिलेशनशिप हम एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज क्या है? होमोलॉगस सीरीज ये है कि आप यानी दो एडजेसेंट हाइड्रोकार्बन के दरमियान या दो एडजेसेंट हाइड्रोकार्बन है, वो हाइड्रोकार्बन एक दूसरे से डिफरेंट है ऑन द बेसिस ऑफ CH2 ग्रुप या ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास 14। CH2 ग्रुप को हम मिथाइलिन ग्रुप भी कहते हैं। मसलन the series of hydrocarbon in which the two adjacent or consecutive members different by CH2 or molecular mass 14।
हाइड्रोकार्बन की वो सीरीज जिसमें दो एडजेसेंट हाइड्रोकार्बन एक दूसरे से डिफरेंट है बाय CH2 ग्रुप और बाय मॉलिक्यूलर मास 14। मसलन फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल ले लें अल्केन, फर्ज करें मेरे साथ अल्केन है CH4, C2H6 या C3H8। ये डिफरेंट अल्केन है, यानी मीथेन, ईथेन, प्रोपेन। अब दो एडजेसेंट हाइड्रोकार्बन के दरमियान, जिस तरह मैंने पहले आप लोगों को बताया, ये दो एडजेसेंट हाइड्रोकार्बन मीथेन और ईथेन, दोनों के दरमियान फर्क क्या है? दोनों के दरमियान फर्क है CH2 ग्रुप का, यानी ईथेन मीथेन एक दूसरे से डिफरेंट है ऑन द बेसिस ऑफ CH2 ग्रुप, जिसको हम मिथाइलिन ग्रुप भी कहते हैं। इसी तरह ईथेन और प्रोपेन एक दूसरे से डिफरेंट है ऑन द बेसिस ऑफ CH2 ग्रुप। इन दोनों के दरमियान भी CH2 ग्रुप का फर्क है, नंबर वन। नंबर सेकंड, जिस तरह मैंने डिफिनीशन में आप लोगों को बताया कि CH2 के अलावा मॉलिक्यूलर मास 14 की बुनियाद पर भी ये दो एडजेसेंट हाइड्रोकार्बन एक दूसरे से मुख्तलिफ है। मसलन अगर आप ईथेन और मीथेन का मॉलिक्यूलर मास ले या ग्राम मॉलिक्यूलर मास ले, तो ईथेन का जो मॉलिक्यूलर मास है वो है 30 और मीथेन का जो मॉलिक्यूलर मास है वो है 16। तो अगर हम 30 से 16 को माइनस कर ले तो दोनों के दरमियान जो डिफरेंस आएगा वो 14 का होगा। तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो 14 का भी है। तो इसका मतलब ये है कि दो होमोलॉग्स एक दूसरे से डिफरेंट है, नंबर वन ऑन द बेसिस ऑफ CH2 ग्रुप, नंबर सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास 14। अब होमोलॉगस सीरीज में ये एक पॉइंट नोट कर ले कि जितने भी होमोलॉग्स है, फर्ज करें मेरे साथ अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, तो इनकी जो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम होगा। फॉर एग्जांपल सपोज मेरे साथ है अल्केन। अल्केन हाइड्रोकार्बन की जो जनरल फार्मूला है वो क्या है? वो है CnH2n+2। तो जितने भी होमोलॉग्स है अल्केन में सब के सब एक ही फार्मूला रखते हैं और वो है CnH2n+2। इसी तरह अगर हम अल्कीन ले, अल्कीन, तो अल्कीन की जनरल फार्मूला क्या हो? CnH2n, ये अल्कीन का जनरल फार्मूला है। इसी तरह अगर हम अल्काइन ले, अल्काइन, तो अल्काइन की फार्मूला क्या होगा? CnH2n-2, ये अल्काइन का जनरल फार्मूला है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी नंबर सेकंड ये है होमोलॉगस सीरीज की कि जितने भी होमोलॉग्स हैं उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन सेम होगी। और जो तीसरा प्रॉपर्टी है वो ये है कि इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो भी तकरीबन सेम है, लेकिन इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो ग्रेजुअली एक दूसरे से आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ होकर जाएगा। मसलन मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एक्सेट्रा, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है किसी भी मेंबर की या किसी भी हाइड्रोकार्बन की। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ये तकरीबन एक दूसरे से मुख्तलिफ होगा। इसके अलावा ये जो तीन प्रॉपर्टीज है ये सेम है। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 की जाने। अच्छा स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी नंबर 4 है कंप्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये याद रखें कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो लार्ज होंगे और बहुत ही कंप्लेक्स होंगे एज कंपेयर टू अदर कंपाउंड्स। मसलन अगर मैं एग्जांपल ले लूं स्टार्च का, तो स्टार्च का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? वो है C6H10O5 ये n असल में क्या है? n असल में सेवरल थाउजेंड यूनिट्स है। इसका मतलब ये है कि स्टार्च असल में बनता है जब
तकरीबन 1000 तक यूनिट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, तो इसी कॉम्बिनेशन से असल में स्टार्च बनेगा। इतना ही ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। दूसरा है प्रोटीन। प्रोटीन भी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसकी रेंज क्या है, फ्रॉम 1000 टू मिलियन है। असल में ये इतनी ही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। और अगर हम एक प्रोटीन को स्टडी करना चाहें, तो अगर आपके साथ एक प्रोटीन है, तो प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर है वो इतनी ही कॉम्प्लेक्स है कि अगर आप इसमें दो एटम्स के दरमियान फासला मालूम करना चाहते हैं, तो वो फासला बहुत ही मुश्किल के साथ आप मालूम कर सकेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, वो कंपाउंड क्या है, वो कॉम्प्लेक्स और लार्ज होते हैं असल। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब हमारे साथ है फीचर नंबर 5, जो है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या है? याद रखें कि आइसोमेरिज्म मुश्तमिल है 3 वर्ड्स पर, जिसमें एक है आइसो। आइसो का मतलब है सेम, मर का मतलब है यूनिट, और इज्म का मतलब है फिनोमिनन। याद रखिए कि आइसोमेरिज्म क्या है, ये एक फिनोमिना है। स्टूडेंट्स, फिनोमिना का मतलब क्या है? फिनोमिना का मतलब है इजहार करना। हर वो अमल जो कुदरती तौर पर हो, उस अमल को हम कहते हैं फिनोमिना। फिनोमिना और प्रोसीजर में क्या फर्क है? वो कुदरती अमल जो कुदरती तौर पर हो, यानी वो अमल जो कुदरती तौर पर सरंजाम पाए, उसको हम कहते हैं फिनोमिना। और प्रोसीजर क्या है? वो अमल जिसमें ह्यूमन इन्वॉल्व हो, जिसमें इंसान इन्वॉल्व हो, उस अमल को हम कहते हैं प्रोसीजर। तो आइसोमेरिज्म क्या है? ये एक फिनोमिनन है असल में। याद रखें कि फिनोमिनन हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रोसेस, ये अमल फिनोमिनन है? इसके लिए 2 लफ्ज। एक ये है कि अगर किसी लफ्ज के आखिर में लफ्ज इज्म आया हो, या इसके आखिर में वर्ड्स आई वाई आया हो, तो इसका मतलब ये होगा कि ये फिनोमिनन है। जिस तरह एलोट्रॉपी, आइसोट्रॉपी, एनआइसोट्रॉपी, ये क्या है? ये फिनोमिना है असल। तो आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन क्या है? द कंपाउंड हैव सेम जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला but different structure formula is called isomer and the phenomena is called isomerism। यानी वो कंपाउंड्स जिसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, लेकिन उसकी जो स्ट्रक्चर फार्मूला है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, उसी कंपाउंड्स को हम कहते हैं आइसोमर, और इस फिनोमेना का नाम है आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल, ये है इथेनॉल C2H5OH, जो कि एक अल्कोहल है, और ये क्या है? CH3OCH3, जो कि डाइमीथाइल ईथर है। तो इथेनॉल और ईथर की जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ कार्बन यहां पर है, उतनी ही नंबर ऑफ कार्बन यहां मौजूद है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन बिल्कुल सेम है, हाइड्रोजन की तादाद भी बिल्कुल सेम है, लेकिन इसकी जो स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। और इसी बिना पर इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है, जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो वोलेटिलिटी वगैरह है, वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होगा। याद रखें कि आइसोमेरिज्म की जो कैरेक्टर है, जो फीचर है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर मौजूद है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में ये मौजूद नहीं है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब है फीचर नंबर 6, जो है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि स्पीड ऑफ रिएक्शन। याद रखिए कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिएक्शन है, या जितने भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस है, वो रिएक्शन या तो बिल्कुल स्लो होगी, या वो रिएक्शन मॉडरेट होगी असल में। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि याद रखिए कि अगर रिएक्टेंट्स में बॉन्ड ब्रेकिंग फास्ट हो, तो प्रोडक्ट की साइड पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी वो भी बिल्कुल फास्ट होगी। लेकिन अगर रिएक्टेंट साइड पर बॉन्ड ब्रेकिंग स्लो होगी, तो प्रोडक्ट में जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो फॉर्मेशन भी स्लो होगी।
अब जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो बॉन्ड ब्रेकिंग होती है वो बिल्कुल स्लो होती है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होता है, और इसी वजह से जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो बॉन्ड फॉर्मेशन भी बिल्कुल स्लो होगी। तो बॉन्ड ब्रेकिंग जब स्लो होगी और बॉन्ड फॉर्मेशन जब स्लो होगी, इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनिक रिएक्शन भी क्या होगी, वो भी या तो स्लो फॉर्म में होगी या मॉडरेट फॉर्म में वो होगी। तो ये रहा रेट ऑफ रिएक्शन। इसके बाद जो लास्ट फीचर है वो है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के लिए एक सेंटेंस हम यूज करते हैं जो है लाइक डिसॉल्व लाइक। लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब ये है कि पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व होगा पोलर सॉल्वेंट में और नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट में। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अगर हम देखें तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो असल में नॉन पोलर होते हैं। तो इसी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि खुद नॉन पोलर है, तो ये कंपाउंड डिसॉल्व होंगे, सॉल्युबल होंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। जिस तरह हमारे साथ है बेंजीन जो कि एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो कि नॉन पोलर सॉल्वेंट है, या एसीटोन जो कि नॉन पोलर सॉल्वेंट है। यानी नॉन पोलर सॉल्यूट के लिए नॉन पोलर सॉल्वेंट का दरकार होना लाजमी है, ये बहुत ही जरूरी है। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि नॉन पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में भी डिसॉल्व होता है, लेकिन ये बहुत ही कम केसेस में होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे साथ वाटर है H2O जो कि एक पोलर सॉल्वेंट है, एक पोलर कंपाउंड है, और इसी H2O में नॉन पोलर सॉल्यूट जो है ना, या नॉन पोलर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो डिसॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, अगर आप ग्लूकोज को ले लें और आप पानी में डालें तो पानी ग्लूकोज को डिसॉल्व करेगा, हल करेगा। या इसके अलावा अगर आप सक्रोज ले लें या हम इथेनॉल वगैरह लें, तो ये सारे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये वाटर में हल पजीर है, वाटर में डिसॉल्व होते हैं। लेकिन ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे हैं जो वाटर में इनसॉल्युबल है, वाटर में सॉल्युबल नहीं है। जिस तरह नेप्थलीन है, जिस तरह फिनाप्थलीन है, जिस तरह फिनॉल है या टोल्यूइन है, इसी किस्म के कंपाउंड्स वाटर में सॉल्युबल नहीं, ये इनसॉल्युबल है वाटर। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने तकरीबन 7 फीचर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक्सप्लेन की, और इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि जितने भी टॉपिक्स हमने एक्सप्लेन किए हैं वो टॉपिक्स आपके समझ में आए होंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए दोबारा हाजिर होंगे। लेकिन जाने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।